तो जैसे हमने कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स के लिए देखा कि अगर एलटीआई सिस्टम है तो उसका हम कन्वोल्यूशन को यूज करके टाइम डोमेन में आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही अब अगर हम देखना चाहते हैं फॉर डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स तो उनके लिए आप डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन, या आप उसको नाम देते हैं कन्वोल्यूशन समेशन, कन्वोल्यूशन समेशन या फिर सिंपली कन्वोल्यूशन सम, मतलब डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन। तो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन के केस में भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही आपको दिखेगा जैसा आपने कंटिन्यूअस टाइम के केस में देखा है कि अगर ये कोई डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है जिसके लिए इंपल्स रिस्पॉन्स अगर हम h ऑफ n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनपुट x ऑफ n से रिप्रेजेंट करें और आउटपुट y ऑफ n से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम आउटपुट y ऑफ n की वैल्यू देखें तो आप लिखते हैं x ऑफ n इनपुट कन्वॉल्व विथ x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h ऑफ n, ठीक है। और जैसे वहां पर आप इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते थे किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो अब ये दोनों डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं तो इसलिए हमारे पास ये समेशन से हमने रिप्रेजेंट किया। बेस को वहां पर आप t से चेंज करके टाउ करते थे और क्या करते हैं आप एक फंक्शन को एज इट इज रखते हुए दूसरे फंक्शन में हम शिफ्टिंग और रिवर्सल लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमने बेस को चेंज करके k से n से k कर लिया, समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। एक को आप एज इट इज रखें, चाहे तो आप x को रख सकते हैं, चाहे तो h को रख सकते हैं, x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। जैसा वहां पर x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ, वैसे ही x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। तो अब अगर देखें हम, ये हमारे पास आउटपुट y ऑफ n की वैल्यू x ऑफ n कन्वॉल्व विथ h ऑफ n। जैसे ही आपने वहां पर पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम ये जो रिवर्सल और शिफ्टिंग ले रहे हैं, अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ k x ऑफ n माइनस k। तो जो आपने एसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सब जितने देखे हैं कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज, ये सभी यहां पर भी वैलिड है, ठीक है। जो आपने एरिया प्रॉपर्टी देखी है कि अगर हम दो सिग्नल्स को कन्वॉल्व करेंगे तो टोटल एरिया दोनों के इंडिविजुअल एरियाज का मल्टीप्लीकेशन, ये भी यहाँ पर वैलिड है। जो भी वहां पर टाइम शिफ्टिंग के लिए आपने देखा है वो सभी चीजें यहाँ पर वैलिड है। किसी सिग्नल का इंपल्स के साथ कन्वोल्यूशन क्या देगा, जैसे आपने वहां लिखा था कि किसी भी फंक्शन xt का, तो यहाँ पर हम अगर लिखें x ऑफ n का इंपल्स के साथ कन्वोल्यूशन, आपको यहाँ भी क्या वैल्यू मिलेगी, सेम फंक्शन x ऑफ n मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई शिफ्टिंग आ जाए, n में आ जाए, x में या फिर डेल में आ जाए, तो वो शिफ्टिंग यहाँ भी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आपने वहां लिखा था कि किसी फंक्शन x ऑफ t का अगर हम देखते थे वहां किसके साथ, स्टेप फंक्शन के साथ, वैसे ही अगर आप x ऑफ n का कन्वोल्यूशन देखें u ऑफ n के साथ, तो अब ये वैल्यू क्या होगी, जैसे वहां इंटीग्रेशन लेते थे, अब यहाँ पर समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n, जिस सिग्नल को आपने कन्वॉल्व किया स्टेप फंक्शन के साथ, दैट इज x ऑफ k, ठीक है। तो अब अगर हम, जैसे वहां पर आपने लिया था दो इंपॉर्टेंट आपके सिग्नल्स होते थे स्टेप फंक्शन से रिलेटेड, u ऑफ माइनस टी प्लस टी नॉट, दो केसेस में फॉर टी नॉट ग्रेटर देन एंड टी नॉट लेस देन 0। ऐसे ही यहां पर अगर आप दो फंक्शंस देखें, u ऑफ माइनस एन प्लस एन नॉट, अगर हम ये सिग्नल देखना चाहते हैं दो केसेस में, अगर हमने फर्स्ट केस एज्यूम किया एन नॉट लेस देन 1 लेस देन 0, अगर हमारा एन नॉट क्या है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है कोई, और एन नॉट कोई नेगेटिव इंटीजर ही हो सकता है नॉट, तो इसलिए अगर हम देखें तो ये सीक्वेंस हमारा एग्जिस्ट करना शुरू करेगा माइनस इन्फिनिटी से, और ये अप टू कहीं एन नेगेटिव एन नॉट के लिए ये हमारी वैल्यू कहां तक रहेगी, नेगेटिव साइड में कहीं एन नॉट तक हमारी ये वैल्यू होगी, सारे सैंपल्स की वैल्यू क्या होंगी 1। ऐसे ही अगर आप इसी सिग्नल को ड्रॉ करते फॉर एन के रिस्पेक्ट में, अगर आप ड्रॉ करते u ऑफ माइनस एन प्लस एन नॉट, किसके लिए, फॉर एन नॉट ग्रेटर देन 0, तो फिर ये हमारा सैंपल अभी भी ये स्टार्ट माइनस इन्फिनिटी से ही हो रहा होता, लेकिन अभी आपका एंड होता कहां पर, पॉजिटिव साइड में आकर कहीं पर ये एन नॉट पर, ठीक है। तो दो सिग्नल्स ये हमारे यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने वहां पर दो मेथड्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों मेथड्स होंगे। लिमिट्स को एक आप इंटरचेंज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ग्राफिकली दोनों फंक्शंस का प्रोडक्ट को समेशन लेकर, देखिए यहाँ से भी आप देख रहे हैं कि ये जो समेशंस हैं, ये समेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक अपने आप में कोई सीक्वेंस है x ऑफ k h ऑफ k, और दूसरा ये सीक्वेंस है x ऑफ n माइनस k। इन दोनों सीक्वेंसेस को आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट कहां से कहां तक वैलिड होगा, जहां से जहां तक ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे n की जिन वैल्यूज के लिए, तो उन वैल्यूज के लिए आप इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या करने वाले हैं, सम करने वाले हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि दोनों साथ में कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो सिग्नल है, जब हमारे पास, जैसे अब अगर हम देखें सपोज जैसे वहां हमने लिया था x u ऑफ t कन्वॉल्व विथ u ऑफ t, अब अगर आपको फाइंड करना है, फाइंड u ऑफ n कन्वॉल्व विथ u ऑफ n, इसकी वैल्यू मतलब अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें हम इनपुट भी अप्लाई कर रहे हैं un, और उसके लिए अगर इंपल्स रिस्पॉन्स भी क्या है u ऑफ n, तो अगर तो यहां से आप देखें अगर x ऑफ n अगर हमारा u ऑफ n है,
तो x ऑफ k क्या होगा, u ऑफ k होगा। इसमें किसी भी एक पर आपको रिवर्सल और शिफ्टिंग लेनी है, दोनों सेम फंक्शंस हैं तो किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। h ऑफ n हमारा u ऑफ n है, तो h ऑफ n माइनस k क्या वैल्यू होगी, u ऑफ n माइनस k। तो आपने आउटपुट जो होता आपका y ऑफ n, वो y ऑफ n क्या वैल्यू होती, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। इसमें हमने वैल्यूज अगर पुट की, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू, अब देखिए ठीक है इसको हम लिख लेते हैं, दैट इज समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k सिग्नल क्या है हमारा, u ऑफ k और h ऑफ n माइनस k क्या है हमारा सिग्नल, u ऑफ n माइनस k। अब अगर आपको इनकी वैल्यूज देखनी, अगर आप यहां पर लिखें तो, और यहां अगर नहीं लिखकर अगर आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों मेथड से आप देख सकते हैं। हमारा जो सिग्नल है x ऑफ k वो है हमारा सिग्नल u ऑफ k, मतलब ये सिग्नल आपने बनाया k के रिस्पेक्ट में। अगर आप जैसा स्टेप फंक्शन n के लिए ड्रॉ करते हैं वैसा अगर आप k के रिस्पेक्ट में सारे सैंपल्स k इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी अगर 1 ले लें तो ये सीक्वेंस आपके लिए क्या है, u ऑफ k है। ये हमने u ऑफ k ड्रॉ कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमें क्या ड्रॉ करना है, और u ऑफ n माइनस k ड्रॉ करना है। किसके लिए, अब ये k के बेस में ये फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन एक्चुअली क्या है, u ऑफ माइनस k प्लस n है, जैसा आपने यहां पर बनाया था u ऑफ माइनस प्लस n प्लस n नॉट। तो अगर इसी में हम चेंज कर लें, अगर हमें सपोज ये क्या शो करना है, k के रिस्पेक्ट में अगर हमें शो करना है u ऑफ माइनस k प्लस n, ये हमारा क्या फंक्शन है, ये जो हम h ऑफ n माइनस k ले रहे हैं ये हमारा फंक्शन है h ऑफ n माइनस k फॉर, अब ये हम किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, अगर n की वैल्यू शिफ्टिंग अगर जो हमारी है, अगर वो n की वैल्यू लेस देन 0 है तो हमें ये क्या दिखेगा, ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर आएगा और कहां पर एंड हो जाएगा, n कहीं लेस देन 0 पर ही एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया है कि n हमारा लेस देन 0 है, इसलिए हम यहां पर ये नेगेटिव साइन नहीं ले रहे, ठीक है। और अगर इसी फंक्शन को हम देखें u ऑफ माइनस k प्लस n, तो यही फंक्शन ये अभी भी हमारा क्या है, h ऑफ n माइनस k है, लेकिन अब किसके लिए है, जब ये शिफ्टिंग n की वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर देन 0। तो उस केस में ये सिग्नल हमारा एग्जिस्ट अभी भी माइनस इन्फिनिटी से कर रहा है, और कहां तक करेगा, n पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव साइड में n तक कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपने किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है, k के रिस्पेक्ट में। ये x ऑफ k सिग्नल, ये हमारा सिग्नल x ऑफ k, और इसके साथ आपको प्रोडक्ट देखना है किसका, h ऑफ n माइनस k का। तो n लेस देन 0 के लिए और n ग्रेटर देन 0 के लिए दोनों सिग्नल्स अलग अलग है, तो इसलिए हमने क्या किया, अगर हम इस आउटपुट y ऑफ n को देखें तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन लिखी हमने फॉर n ग्रेटर देन या n लेस देन 0 पर अगर हम देखें, पहले अगर n लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में ये हमारा फंक्शन है x ऑफ k और ये फंक्शन है h ऑफ n माइनस k। ये फंक्शन स्टार्ट होगा 0 से और उसके पहले ही n पर ये फंक्शन हमारा एंड हो चुका है, तो अब ये दोनों साथ में कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0, और इसलिए इस समेशन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर हम केस देखें क्या, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू भी आप ले सकते हैं 0, तो उस केस में अब अगर हम देखें ये जो सिग्नल है हमारा u ऑफ माइनस k प्लस n, जो हमारा h ऑफ n माइनस k है, उसका प्रोडक्ट हमें इस सिग्नल के साथ देखना है। तो ये सिग्नल के साथ प्रोडक्ट कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है, ये सिग्नल तो हमारा माइनस इन्फिनिटी से एग्जिस्ट करना शुरू कर चुका है, लेकिन ये स्टार्ट करेगा 0 से, तो प्रोडक्ट भी स्टार्ट कहां से हो सकता है, 0 से हो सकता है। अब अगर n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव आप लेंगे, वैल्यू 1 2 3 कुछ भी वैल्यू लेंगे, तो वहां तक ये दोनों हमारे साथ में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि ये तो सिग्नल इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करना था, जहां तक ये एग्जिस्ट करेगा 0 से लेकर उस पॉइंट तक ये दोनों सिग्नल्स साथ में एग्जिस्ट करेंगे। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ आपका कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, आपको n इज इक्वल्स टू 0 पर ही बस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिमिट में इक्वल टू 0 का भी साइन ले सकते हैं। तो अब अगर आप देखें इसके लिए आउटपुट की वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब इस लिमिट को क्या लिख ले हम, कॉमन एरिया हमने कहां से कहां तक देखा, कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा साथ में, 0 से लेकर n तक, तो हमने लिख लिया k इज इक्वल्स टू 0 टू n। उस बीच में आप जिन फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन सीक्वेंसेस को, उन सारे सीक्वेंसेस की वैल्यूज कितनी है, 1 है। इसके भी सारे सैंपल्स की वैल्यू 1 0 से n तक, और इसके भी 0 से n तक सारे सैंपल्स की वैल्यू 1। तो हमने इन दोनों फंक्शंस की जगह क्या वैल्यू लिख दी, 1 इंटू 1। तो अब हमें 1 का समेशन लेना है फ्रॉम 0 टू n। आप जानते हैं 0 टू n 1 का समेशन ये क्या वैल्यू देगा आपको, n प्लस 1। आप जितने सैंपल्स के लिए, जैसे अगर आप n की वैल्यू 1 लेंगे तो एक बार k 0 के लिए 1 प्लस एक बार k 1 के लिए 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। n इज इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू 2 मिल रही है, 2 पर वैल्यू 3 मिलेगी, इसलिए आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं
n+1। तो अब अगर इस सिग्नल को एक लाइन में अगर आप इस स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं फिर से हम, y ऑफ n मतलब u ऑफ n कन्वॉल्व्ड विथ u ऑफ n, ये वैल्यू किसके बराबर है, ये जो वैल्यू आपको मिली है ये n+1 होगा, और आपने कहा किसके लिए होगा, फॉर n ग्रेटर देन 0, मतलब इसके साथ हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि सिर्फ n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पर होगा तो इसलिए हम इसका कॉन्वोल्यूशन n+1 इंटू u ऑफ n लिख सकते हैं। u ऑफ n क्या बता देगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 पर ही इसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज n लेस देन 0 पर ये प्रोडक्ट क्या होगी, वैल्यू 0 होगी। तो ये आपका जो रिजल्ट है। अब अगर आप इस फंक्शन को देखें n+1 u ऑफ n, अगर आपने ये फंक्शन ड्रॉ किया n के रिस्पेक्ट में n+1 इंटू u ऑफ n, मतलब n इज इक्वल्स टू 0 पर 0+1 वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये हमारी वैल्यू n इज इक्वल्स टू 0 पर क्या है, ये वैल्यू 1 है। n इज इक्वल्स टू 1 पर 1+1 2 है, 2 पर ये वैल्यू 3 है, 3 पर वैल्यू 4 है। इस टाइप से आपको ये सीक्वेंस दिखेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, u ऑफ n बस ये बताने के लिए है कि फंक्शन हमारा सिर्फ 0 के बाद ही एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप देखें इसके पहले, तो ये इसके पहले वैल्यू कितनी है, सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज 0 है। ठीक है, अगर हम इस फंक्शन की जगह अगर हम ड्रॉ करना चाहते, जैसे आपको पता है फंक्शन रैम्प फंक्शन r ऑफ n, रैम्प फंक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं हम, अगर हम n के रिस्पेक्ट में n इंटू un ड्रॉ करते हैं, इसी n इंटू un को आपने क्या नाम दिया, रैम्प फंक्शन r ऑफ n नाम दिया था। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसी होती है, ओरिजिन पे वैल्यू 0 इंटू 1 दैट इज 0, फिर ये वैल्यू 1, फिर ये वैल्यू 2 3 4 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपकी वैल्यू यूज होती है 1 2 3 4। अब अगर आप इस सिग्नल को 1 से एडवांस कर ले, मतलब अगर ये आपका r ऑफ n है और अगर आप क्या ड्रॉ करें, r ऑफ n+1 ड्रॉ करें, तो क्या करेंगे आप इस सिग्नल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे 1 यूनिट से, तो ये जो वैल्यू 1 है अब वो वैल्यू कहां होगी, ओरिजिन पर होगी। जो ये वैल्यू 0 है ये शिफ्ट होकर कहां आ जाएगी, -1 पर। तो आपको सिग्नल कैसा दिखेगा, बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल दिखेगा जिसकी वैल्यू ओरिजिन पर 1, उसके बाद 2 3 4 इस टाइप से वैल्यूज हैं। लेकिन आप एक्सप्रेशन वाइज देखेंगे तो ये दोनों सिग्नल्स डिफरेंट हैं। अगर आप इसको एडवांस करेंगे मतलब r ऑफ n+1, r ऑफ n+1 सिग्नल एक्चुअली इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं आप, n+1 इंटू u ऑफ n+1, मतलब ये सिग्नल कहां से स्टार्ट करता है एग्जिस्ट करना, n इज इक्वल्स टू -1 से स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये सिग्नल हमारा कहां से स्टार्ट कर रहा है, n इज इक्वल्स टू 0 से। फिर भी ये दोनों सिग्नल सेम है, इसलिए क्योंकि n इज इक्वल्स टू -1 जहां से ये स्टार्ट भी करेगा, -1 पर सिग्नल की वैल्यू 0 थी, इसलिए ये दोनों फंक्शंस हमारे क्या हैं, सेम हैं। तो हम इस फंक्शन को ऐसा भी लिख सकते हैं un कन्वॉल्व्ड विथ un। इसके लिए आप जो रिजल्ट याद रखेंगे दैट इज r ऑफ n+1, n इंटू un rn होता है, तो n+1 u ऑफ n+1 होना चाहिए था r ऑफ n+1, लेकिन वैल्यू वाइज अगर देखें तो ये दोनों सेम है, इसलिए आप इसको इस फॉर्म में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वहां पर स्टेप और स्टेप का कन्वोल्यूशन रैम्प फंक्शन, वैसे भी यहां भी रैम्प फंक्शन ही मिल रहा है लेकिन शिफ्टेड रैम्प आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम इसी क्वेश्चन में इस अप्रोच से सॉल्व नहीं करके अभी जो हमने लिखा है, हमारे पास जो समेशन हमें फाइंड करना था y ऑफ n, उसमें ये वैल्यू थी, हमें समेशन लेना था k इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी, x ऑफ k की जगह u ऑफ k और h ऑफ n माइनस k की जगह u ऑफ n माइनस k। अब अगर हम इसको डायरेक्टली लिमिट को देखकर सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे देखते हैं हम, ये फंक्शन कहां से कहां तक 1 होगा, u ऑफ n माइनस k, जब n माइनस k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, या फिर हम कहें k की वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स टू भी 0 होगी, और k की वैल्यू इसके लिए आप क्या कह सकते हैं, k की वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू n। तो इस फंक्शन की वैल्यू जब तक k n से छोटा होगा तभी तक 1 होगी, इसलिए हम इस समेशन की लिमिट को चेंज करके क्या लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू -∞ से हमने अपर लिमिट को चेंज करके n कर दिया। उस बीच में इस फंक्शन की वैल्यू 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने लिखा इस फंक्शन u ऑफ k को, आपको पता है u k कहां से एग्जिस्ट करेगा, जब ये ब्रैकेट की चीज मतलब k 0 से बड़ी या 0 के बराबर वैल्यू हो। तो इसलिए अब आप इस समेशन को क्या लिख सकते हैं, लोअर लिमिट को आपने चेंज करके लिख दिया 0, अपर लिमिट n इंटू u ऑफ n की वैल्यू ड्यूरेशन में 1। फिर से आपका समेशन कैसा है, 0 से n तक 1 का समेशन, और ये आप यहां पर साथ में लिखेंगे ये जो वैल्यू रिजल्ट आपका आने वाला है वो किसके लिए आ सकता है, फॉर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए नॉन जीरो आ सकता है, अदरवाइज ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो आप अगर यहां से देखें तो ये वैल्यू क्या मिली आपको, 1 का समेशन 0 टू n n+1, और सिर्फ 0 के बाद ही एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ और क्या लिख सकते हैं,
इट इज n ग्रेटर देन 0, तभी ये 0 से n तक आप समेशन ले सकते हैं, 0 या 0 से जब तक ये बड़ी होगी वैल्यू। तो हम n ग्रेटर देन 0 के लिए देख रहे हैं, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, u ऑफ n। तो यहां से भी आपका un कन्वॉल्व विथ u ऑफ n इज इक्वल्स टू या तो n प्लस 1 un, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं r ऑफ n। तो ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। अब इसी से जैसे हम एक सिग्नल ले लेते हैं, सपोज हमारे पास एक सिग्नल है, मतलब जिन दो सिग्नल्स को हमें कन्वॉल्व करना है, इनपुट एक्शन गिवन है हमें बीटा टू द पावर n u ऑफ n, और इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का गिवन है u ऑफ n। तो इन दोनों को कन्वॉल्व करके अगर हमें आउटपुट की देखनी है वैल्यू, तो क्या होगी वैल्यू, y ऑफ n इज इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं आप, समेशन। अब हम डायरेक्ट एक यहीं पर पुट करना शुरू कर देते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, आप लिखते हैं यहाँ पर x ऑफ k। तो x ऑफ n अगर हमारा, अब जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस सिग्नल को आप रिवर्सल और शिफ्टिंग के लिए चुनेंगे। तो ये आपको दिख रहा है सिंपल सा सिग्नल है u ऑफ n। तो अगर इसको आप h ऑफ n में ही शिफ्टिंग और रिवर्सल लें आप, तो यहाँ पर आपको लिखना है x ऑफ k, x ऑफ n ये वैल्यू है, तो x ऑफ k क्या होगा, n की जगह बस हमने k पुट कर दिया, बीटा टू द पावर k u ऑफ k, ये हमारा फंक्शन हो गया x ऑफ k। और क्या लिखना में, h ऑफ n माइनस k, तो hn un है, तो h ऑफ n माइनस k की वैल्यू क्या आ गई, u ऑफ n माइनस k। अब हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, लिमिट्स को देखकर हमें पता है ये फंक्शन कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक k की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू n के बराबर होगी। तो हमने इस समेशन के लिमिट को पहली बार में चेंज करके माइनस इन्फिनिटी टू n लिखी लिमिट बीटा टू द पावर k u ऑफ k, और दूसरी बार में इस u ऑफ k की वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ 0 और उसके बाद ही एग्जिस्ट करेगी। तो हमने इस लोअर लिमिट को चेंज करके 0 कर दिया उस ड्यूरेशन में बीटा टू द पावर k। फिर से 0 टू एनी फाइनाइट लिमिट, एक a का पावर k, इसके लिए रिजल्ट आपको पता है क्या वैल्यू होती है, ये 1 माइनस बीटा टू द पावर, ये जो वैल्यू है इससे एक ज्यादा, मतलब अगर ये n है तो n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट ये जो फॉर्मूले हैं हर जगह आपको इनका एप्लीकेशन दिख रहा है, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n 1 अपॉन 1 माइनस a प्रोवाइडेड मॉड ऑफ a लेस देन 1, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू एनी पर्टिकुलर लिमिट a टू द पावर n 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। तो ये सब, ये जो दो बेसिक फॉर्मूले हैं ये हर जगह आपको अप्लाई करने हैं। और जब इस लिमिट में अगर मान लीजिए कोई चीज़ 0 से शुरू नहीं हो रही, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास समेशन क्या आ रहा है, समेशन आपके पास आ रहा है अगर n इज इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, ये आपकी अगर ऐसी वैल्यू है, तो फिर आपने देखा इसको कैसे हम इसमें सेट करते हैं। इसको पहले एक बार ओपन कीजिए लिखना 3 से, तो ये वैल्यू क्या होगी, a क्यूब प्लस a4 प्लस a5, इस टाइप की वैल्यू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। फिर इसमें से मैक्सिमम जो मिनिमम पावर है वो कॉमन ले लीजिए, तो ये फर्स्ट टर्म आपको 1 मिल जाएगा, तो 1 प्लस a स्क्वायर, इस टाइप से ये वैल्यू मिल जाएगी। और अब आप ये जो सीरीज बन रही है, इस सीरीज को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो 1, 1 पुट करेंगे तो a, और इस समेशन का रिजल्ट आपको पता है। तो ये चीजें आप अप्लाई करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे इनके, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। और हम साथ में क्या लिखेंगे इसके, ये रिजल्ट हमारा कब मिलेगा, uk के लिए आपने लिमिट क्या पुट की है, k इज इक्वल्स टू 0 से n तक। तो ये समेशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब n की वैल्यू 0 या उसके बड़ी होगी। अगर मान लीजिए n की वैल्यू -1 है, तो 0 से -1 ये हमारा समेशन हम नहीं ले सकते। तो इसलिए वैल्यू क्या होगी हमारी, फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, या फिर हम इसके साथ क्या लिख लें, इनटू u ऑफ n लिख लें। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस, अब जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपके पास एक फंक्शन आ गया, अब सिग्नल x ऑफ n आपको गिवन है, दैट इज बीटा टू द पावर n इंटू u ऑफ n माइनस 1, और h ऑफ n अभी भी हमारा वही सिग्नल है, दैट इज u ऑफ n। तो अब अगर आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करके, अगर हम देखते हैं प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन हम कैसे इसमें यूज करें, तो आपको अगर बीटा टू द पावर n un सिग्नल के लिए पता है, सपोज इस सिग्नल को हमने x1 ऑफ n नाम दे दिया, तो x1 ऑफ n और इस x ऑफ n में अगर हम रिलेशन कुछ फाइंड कर लें, तो फिर हम उसके करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं कि उसकी कन्वोल्यूशन पर क्या इफेक्ट होगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये जो हमारा x1 ऑफ n है, दैट इज बीटा टू द पावर n इंटू u ऑफ n माइनस 1, ये आपको x1 ऑफ n गिवन है, और x ऑफ n सिग्नल है आपका बीटा टू द पावर n u ऑफ n। अगर आप इस सिग्नल को टाइम में शिफ्ट कर देते, अगर x ऑफ n माइनस 1 फाइंड करते आप, तो क्या वैल्यू होती, बीटा टू द पावर, यहां आपने n को n माइनस 1 से रिप्लेस किया, यहां भी करेंगे n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया हमने u ऑफ n माइनस 1।
ठीक है। अब अगर हम देखें x1 ऑफ n जो सिग्नल गिवन है उसमें u ऑफ n माइनस 1 फैक्टर तो है, लेकिन यहाँ क्या है बीटा टू द पावर n और यहाँ पर क्या है बीटा टू द पावर n माइनस 1। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा टू द पावर माइनस 1 इंटू बीटा टू द पावर n इंटू u ऑफ n माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं आप। यहाँ पावर जो माइनस 1 था उसको अगर हम अलग कर लें तो बीटा टू द पावर n u ऑफ n माइनस 1। तो अब अगर आप देखें तो ये सिग्नल, यही सिग्नल आपका किस फॉर्म में गिवन है, ये सिग्नल क्या हमारा x1 ऑफ n है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x1 ऑफ n है उस x1 ऑफ n की वैल्यू किसके बराबर है, इस बीटा को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये वैल्यू आपकी है x ऑफ n माइनस 1। तो यहां से अगर आप x1 ऑफ n को लिखना चाहें x ऑफ n के टर्म्स में तो हम लिख सकते हैं ये बीटा का टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, दैट इज बीटा इंटू x ऑफ n माइनस 1। ये समझ रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ कॉन्वोल्यूशन क्या फाइंड करना था, हमें यहाँ कन्वोल्यूशन फाइंड करना था yn जिसकी वैल्यू क्या है x1 ऑफ n कन्वॉल्व्ड विथ h ऑफ n, ये वैल्यू है हमारी। अब हमने देखा कि इस x1 ऑफ n को हम x ऑफ n के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं बीटा इंटू x ऑफ n माइनस 1। अब अगर हमें इस वैल्यू को कन्वॉल्व करना है h ऑफ n के साथ, तो देखिए अगर ये हमारा सिग्नल है x ऑफ n, अगर x ऑफ n का कॉन्वोल्यूशन h ऑफ n के साथ, सपोज इस आउटपुट को अगर हम क्या नाम दे दें, ठीक है, इसको अगर हमने नाम दे दिया लेट y ऑफ, अगर ये हमारा अभी आउटपुट था y ऑफ n। अब अगर आप इस सिग्नल को शिफ्ट करते हैं टाइम में n-1 और उसके साथ अगर आप कन्वॉल्व करेंगे h ऑफ n तो वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं टाइम शिफ्टिंग, ये जो टाइम सिस्टम है ये आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो इसलिए शिफ्टिंग अगर आप इन दोनों में से कोई भी शिफ्टिंग लेंगे तो वही शिफ्टिंग हमें आउटपुट में भी लेनी पड़ेगी। मतलब आउटपुट अब हमारा क्या हो जाएगा y ऑफ n-1 हो जाएगा। तो अगर हमें ये रिजल्ट तो पता था हमें कि इस x ऑफ n को h ऑफ n से कन्वॉल्व करने पर क्या वैल्यू आती है, वही हमारे पास ये रिजल्ट ये अवेलेबल है। तो अब हमने क्या किया, x ऑफ n को कन्वॉल्व नहीं करके हमने x ऑफ n-1 को कन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ जो हम कन्वॉल्यूशन ले रहे हैं ये किसका कन्वॉल्यूशन है, x ऑफ n-1 का कन्वॉल्यूशन है। तो इसलिए अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर y ऑफ n इज इक्वल्स टू कैसे वैल्यू मिलेगी हमें बीटा इंटू, ये बीटा तो कांस्टेंट है, और इस कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट हमने देखा कि प्रीवियस केस में जो yn था उसमें n को n-1 से हम जब रिप्लेस करेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी y ऑफ n-1 की। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए आपका y ऑफ n पहले था 1 माइनस बीटा टू द पावर n प्लस 1, और हमें इसमें n को रिप्लेस करना है किससे, n-1 से। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा। तो ये -1 और +1 कैंसिल, और ये वैल्यू क्या मिलेगी बीटा इंटू 1 माइनस बीटा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस बीटा। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। जो और चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे वहां पर हमारा होता था कि दो सिग्नल्स जब कंबाइन होते थे, कन्वॉल्व होते थे, तो लिमिट हमारी जहां से जहां तक वो सिग्नल एग्जिस्ट करेगा वो कैसे लिखते थे आप, लेफ्ट मोस्ट लिमिट इक्वल्स टू सम ऑफ लेफ्ट लिमिट्स ऑफ xn एंड hn, मतलब xt एंड st। वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ये सारी चीजें यहाँ पर भी सेम है। तो अब जैसे अगर आप देखें कि अभी तक जो हम जिन सीक्वेंसेस को लेकर सॉल्व कर रहे हैं ये सीक्वेंसेस किस लेंथ के हैं, इनफाइनाइट लेंथ के सीक्वेंसेस हैं। अब अगर आपके पास फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस का कन्वोल्यूशन आए तो उसके लिए हमें कैसे प्रोसीड करना है, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कन्वॉल्व करना है x ऑफ n दैट इज 1 -1 -1 1 ऐसे कुछ भी हम वैल्यू ले लेते हैं, और h ऑफ n इज इक्वल्स टू 2 1 2 1 ऐसी हमने वैल्यू ले ली। अगर हमें इन फंक्शंस को कन्वॉल्व करना है तो हमारे पास कॉन्वोल्यूशन के लिए डेफिनेशन से हमने लिखा y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन फ्रॉम k इज इक्वल्स टू -∞ टू ∞ x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ये हम किसी पर भी टाइम रिवर्सल और शिफ्टिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो हम देख रहे हैं ये एग्जाम में आपको यूज नहीं करना, ये कहाँ पर आप यूज करना है आपको, जैसे आप किसी ES के एग्जामिनेशन में अगर उसका मेंस लिख रहे हैं तो वहां पर आप लिख सकते हैं, ये मेथड यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा लेंदी है और मिस्टेक के भी चांसेस हैं, तो उसको आप अवॉइड करेंगे। तो अगर हम इसमें कन्वोल्यूशन देखना चाहते हैं तो अगर हम देखें ये x ऑफ n है तो ये n के रिस्पेक्ट में, अगर ओरिजिन मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या ले लिया, ये हमने फर्स्ट सैंपल को ओरिजिन पर रिज्यूम कर लिया। अब अगर हम देखें ये x ऑफ n है n के रिस्पेक्ट में, x ऑफ k कैसा होगा, यही वैल्यूज होंगी, बस ये n इज इक्वल्स टू 0 पर 1 है, उसको हम कहेंगे k इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 पर ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, तो हमें x ऑफ k पता है। अब हमें क्या सिग्नल चाहिए, h ऑफ n माइनस k चाहिए। ठीक है, ये दो सिग्नल्स हम अगर मल्टीप्लाई करके समेशन ले लेंगे तो हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो अब अगर हम फर्स्ट मेथड जो देख रहे हैं, अगर हम इसी इक्वेशन को बार बार यूज करें
और n की डिफरेंट वैल्यूज पर हम yn फाइंड कर ले, तो हमें क्या पता चल जाएगा y ऑफ n। हमें ये पता है कि yn हमारा कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर ये सिग्नल n इक्वल्स टू 0 से एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी 0 से एग्जिस्ट कर रहा है, तो लेफ्ट मोस्ट लिमिट क्या आएगी 0 + 0, मतलब जो आउटपुट हमारा आएगा वो भी 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक रहेगा, ये n इक्वल्स टू 3 तक और ये भी n इक्वल्स टू 3 तक एग्जिस्ट करें, तो टोटल 3 + 3 0 से लेकर y 6 तक ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब अगर हम देखें यहां पर y ऑफ 0, अगर आपने n की जगह 0 पुट कर दिया तो इधर राइट हैंड साइड में क्या टर्म बनेगा, समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू -∞ टू ∞ x ऑफ k। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ n की जगह 0 पुट करना है। तो अगर आपने यहां n की जगह 0 पुट किया तो क्या टर्म मिला आपको, x ऑफ h ऑफ -k मिला। अब देखिए ये जो दो सीक्वेंसेस हैं, आप अगर इनको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, सम करना है। तो x ऑफ k अगर आप देखें, x ऑफ k कैसा गिवन है आपके पास सिग्नल, ये सिग्नल इसमें वैल्यूज हैं 1, -1, -1 एंड 1, ये हमारा ओरिजिन है। और h ऑफ k आपके पास जो सिग्नल है k के रिस्पेक्ट में भी ऐसा ही होगा। ये वैल्यूज कैसी हैं हमारी 2, 1, 2, 1, 2 एंड 1। तो आपको क्या चाहिए, x ऑफ k का प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, h ऑफ -k के साथ चाहिए। तो h ऑफ k अगर ये है तो h ऑफ -k कैसा होगा, इस पर आपने टाइम रिवर्सल अप्लाई कर दिया तो ये ओरिजिन की वैल्यू ओरिजिन पर ही है, लेकिन इसके बाद जो वैल्यूज थी 1, 2 एंड 1, ये वैल्यूज कहाँ हैं, पहले आ गई, ठीक है। और इसके बाद अब इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं है, मतलब सारे सैंपल्स क्या हैं इसके, जीरोज हैं। तो आपको x ऑफ k और h ऑफ k के सैंपल्स को मल्टीप्लाई करना है। इसके पहले कुछ नहीं था, मतलब इसमें जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, इसके पहले जीरोज हैं। तो अगर आप देखें अब देयरफॉर y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 कैसे मिलने वाला आपको, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाइए और उनका सम लेते जाइए। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 0 + 0 + 0 प्लस यहाँ 1 × 2 दैट इज 2, इसके बाद भी सारी वैल्यूज क्या मिली आपको 0, मतलब y ऑफ 0 की क्या वैल्यू मिल गई 2। ऐसे ही अगर आपको y ऑफ n की वैल्यू चाहिए n इक्वल्स टू 1 पर, तो क्या वैल्यू होगी y ऑफ 1 इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में आपने n की जगह अगर 1 पुट कर दिया तो k इक्वल्स टू -∞ टू +∞ x ऑफ k और h ऑफ, अब आपने n की जगह 1 पुट किया तो ये क्या टर्म बना 1 - n। अब देखिए आपको अगर h ऑफ 1 - n फाइंड करना है, इट इज 1 - k, n की जगह आपने 1 पुट कर दिया है तो ये वैल्यू कैसी है 1 - k। तो अगर आपको ये सिग्नल फाइंड करना है h ऑफ 1 - k, तो आप इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, h ऑफ, एक तो मेथड ये होता कि आप h ऑफ 1 - k को ऐसे लिख लेते -k + 1 और आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन लगाना शुरू करते, पहले शिफ्ट करते 1 से और फिर उसके बाद टाइम रिवर्सल लेते, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो आप एक ऑपरेशन ऑलरेडी h ऑफ k पर परफॉर्म कर चुके हैं, h ऑफ -k ऑलरेडी आपके पास आ चुका है। तो अगर यही सिग्नल आपको फाइंड करना होता तो आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, अगर आप माइनस कॉमन ले लेते तो इसको क्या लिखते हैं हम k - 1, मतलब अगर हम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन लगाना शुरू करते तो हमें पहला ऑपरेशन लगाना होता रिवर्सल, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमें एक ही ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, शिफ्टिंग। और अब अगर माइनस आपने कॉमन ले लिया तो शिफ्टिंग कैसी है, डिले करना है आपको, नेगेटिव साइन दिख रहा है, डिले करना है, मतलब जिस पर आपने रिवर्सल लिया है अगर आपको यहाँ y में कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उतने ही टाइम्स आप क्या करेंगे, इस जिस पर रिवर्सल लिया उस सिग्नल को राइट हैंड साइड मूव करेंगे, डिले करेंगे। मतलब y ऑफ 1 की वैल्यू कैसी होगी, x ऑफ k तो यही वैल्यू है, और हम अगर देखें h ऑफ 1 - k, तो h ऑफ 1 - k कैसा होगा, इस सिग्नल को हमने 1 यूनिट से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, मतलब अब ओरिजिन पर वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद वैल्यू 2 है, उसके बाद वैल्यूज 0 हैं, और ये जो वैल्यू ओरिजिन के पहले, ओरिजिन पर 1 है, उसके पहले हमारे पास वैल्यूज हैं 2 और 1। तो अब अगर आप इसका प्रोडक्ट देखना चाहते हैं h ऑफ 1 - k का किसके साथ, x ऑफ k के साथ, तो x ऑफ k आपका ये फंक्शन है, दोनों की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए तो क्या वैल्यू मिल रही है आपको, y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू अगर ओरिजिन पर देखें तो 1 × 1 दैट इज 1, ओरिजिन के बाद अगर देखें तो -1 × 2 दैट इज -2, इसके बाद की वैल्यू 0, ओरिजिन के पहले इसमें सारी वैल्यू 0 हैं तो इसके पहले की सारी वैल्यूज भी क्या है इसमें 0, तो टोटल क्या वैल्यू मिली हमें -1। तो अब हम क्या देख रहे हैं, y ऑफ 0 अगर चाहिए तो एक किसी सीक्वेंस को एज इट इज रखिए, जैसे हमने यहाँ x ऑफ k को एज इट इज रखा है, और दूसरे सीक्वेंस पर टाइम रिवर्सल लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, y ऑफ 0 मिल जाएगा। y ऑफ 1 चाहिए तो क्या करना है, एक सीक्वेंस को तो हमेशा ही फिक्स रखना है, ये x ऑफ k को सारे केसेस में आपको हमेशा फिक्स रखना है,
जो भी आपको शिफ्टिंग करनी है वो उसी सिग्नल पे करनी है जिस पर आपने रिवर्सल अप्लाई किया। कितने की शिफ्टिंग करनी है? अगर हमें यहाँ y ऑफ 2 चाहिए होता, अगर y में ब्रैकेट में आपको कोई पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जैसे 2 चाहिए, तो ये वैल्यू क्या होती? समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये तो x ऑफ k ही रहता और यहाँ पर क्या आता? h ऑफ 2 माइनस k आता। तो h ऑफ 2 माइनस k को फिर से क्या लिख सकते थे हम? ये जो हमारा h ऑफ 2 माइनस k है, इसको हम फिर से क्या लिखते हैं? h ऑफ माइनस कॉमन, माइनस अगर आपने कॉमन कर लिया तो k माइनस 2, मतलब अगर आप पहले रिवर्सल ले चुके हैं तो आपको क्या करना है? -2 मतलब 2 से डिले करना है। तो आप फिर से क्या देख रहे हैं? y के ब्रैकेट में n की पॉजिटिव वैल्यू अगर चाहिए तो कैसे मिलेगी? जिस पर रिवर्सल लिया है उस सीक्वेंस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, कितने अमाउंट से? 2 यूनिट से शिफ्ट करेंगे। ऐसे ही अगर हमें y ऑफ -3 देखना होता तो y ऑफ -3 की वैल्यू क्या होती? जो इस केस में 0 है, लेकिन अगर हमें देखना है तो वैल्यू क्या होती? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k और h ऑफ, अब आप क्या करेंगे? n की जगह आपने क्या पुट किया है? -3 आप पुट कर रहे हैं, तो n की जगह -3 और ये माइनस k। आप अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? k माइनस k प्लस 3। मतलब अब आप देख रहे हैं कि अगर आप जिस पर रिवर्सल ले चुके हैं, अगर आप इसमें लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन लगाकर फाइंड करना चाहेंगे तो रिवर्सल अगर आप पहले ले चुके हैं तो अब शिफ्टिंग कैसी होगी? पॉजिटिव, मतलब एडवांस करना, मतलब सिग्नल को कैसा शिफ्ट करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या याद रखना है? जब दो आप डिस्क्रीट टाइम सीक्वेंसेस को कन्वॉल्व करें, एक सीक्वेंस को एज इट इज फिक्स कर दीजिए, दूसरे सीक्वेंस पर रिवर्सल ले लीजिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो y 0 मिलेगा। अब जिस पर रिवर्सल लिया है उसको अगर एक बार राइट शिफ्ट करके फिर इसी x ऑफ k से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऑफ +1 मिलेगा। दो बार राइट शिफ्ट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो y ऑफ +2 मिलेगा, एंड सो ऑन। अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया जिस पर रिवर्सल लिया है और उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो माइनस में वैल्यूज मिलेंगी y ऑफ -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का फाइनाइट लेंथ सीक्वेंसेस के लिए हमारा ये रिजल्ट है। अब इसमें फिर से देखें हम अगर, तो ये हमारा मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए यहां पर जो आप यूज करते हैं नॉर्मली वो आप जानते हैं कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मेथड है? ये है हमारा मेथड मैट्रिक्स मेथड। तो इसके केस में सिंपली आपको क्या करना है? एक अरे फॉर्म करनी है आपको, जैसे ये हमने देख लिया, जिसमें एक तरफ आप x ऑफ n और दूसरे में h ऑफ n, रो और कॉलम में x ऑफ n और h ऑफ n की वैल्यूज लिख दीजिए। तो यहाँ पर xn हमारी वैल्यू गिवन थी 1 -1 -1 एंड 1, और h ऑफ n में हमारे पास वैल्यूज थी 2 1 2 एंड 1। अब इनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या वैल्यू आ रही है? 2 × 1 2 -2 -2 2 1 -1 -1 1 2 -2 -2 2 1 -1 -1 एंड 1। अब आपने इसमें अगर पार्टीशंस बना लिए, ये आपने पार्टीशंस बनाए और हर पार्टीशन के अंदर में जो टोटल सम आ रहा है वही आपको y ऑफ n के सैंपल्स की वैल्यू देगा। तो यहां से अगर आप देखें y ऑफ n, तो y ऑफ n की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहली वैल्यू आपको दिख रही है 2, फिर इसके अंदर का टोटल सम 1 - 2 दैट इज -1, 2 - 1 दैट इज 1, -2 -1, ये वैल्यू टोटल नेगेटिव में है -3 और पॉजिटिव में भी है 3, मतलब वैल्यू कितनी है? 0। फिर ये वैल्यू -3 + 1 दैट इज -2 -1 और 1। अब ये आपने y ऑफ n तो लिख लिया। अब आप इसमें हम कैसे देखेंगे कि n की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो हम देख चुके हैं अभी इसके पहले कि इसमें ओरिजिन के पहले इसमें भी कोई टर्म नहीं था, इसमें भी कोई टर्म नहीं था, तो दोनों की लेफ्ट मोस्ट लिमिट का सम क्या आएगा? 0, मतलब एग्जिस्ट करना शुरू करेगा 0 से, और 3 तक दोनों में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो 3 + 3 मतलब एग्जिस्ट करेगा कहां तक? n = 6 तक। तो इसलिए ये फर्स्ट वैल्यू ही कहां पर है? ये हमारी ओरिजिन से ही स्टार्ट होगी ये सीक्वेंस, और 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 0 अगर ये है तो ये हमारा n = कौन सा पॉइंट होगा? n = 6 का पॉइंट होगा। तो आप अगर इसमें देखें तो आपने जब इस मेथड से फाइंड किया था तो भी आपको y ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली थी? 2, जैसा कि यहाँ मिल रही है आपको ये वैल्यू -1, ऐसी ही वैल्यू आपको यहाँ भी मिल रही है। तो ये मेथड आपका ईजी है। यहाँ से भी फिर आप अगर चाहें तो एरिया प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे आपने कंटिन्यूअस टाइम के केस में लिखा था, यहाँ भी वैलिड है कि अगर हम लिखें एरिया अंडर y ऑफ n इट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ x ऑफ n मल्टीप्लाइड विथ एरिया ऑफ h ऑफ n। तो अगर हम इस सीक्वेंस के लिए देखें तो y ऑफ n जो हमारे पास वैल्यू आई, यहां पर हम देख लेते हैं। तो y ऑफ n के लिए अगर हम एरिया देखें तो एरिया ऑफ y ऑफ n, जिसको नॉर्मली आप एरिया वर्ड डिस्क्रीट के केस में
बहुत मतलब कि आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन एरिया मतलब यहाँ पर क्या है, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y ऑफ n। y ऑफ n में जितने भी सैंपल्स हैं उन सभी सैंपल्स का सम अगर आप देखें तो क्या वैल्यू आ रही है, 2 -2 0 0 -2 -3 -2, मतलब इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली, y ऑफ n का समेशन ये मिल रहा है आपको -2। अगर आप समेशन देखें x ऑफ n का, n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n का समेशन, जिसको आप एरिया वर्ड यूज कर लेते हैं, तो x ऑफ n हमारा ये सिग्नल है 1 -1 वैल्यू 0 और -1 इंटू -1। देखिए यहीं पर कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर 2 -1 ये 2 -2 0 और ये -2 और ये वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी इट इज ये 2 -1, तो मतलब ये वैल्यू कितनी है हमारी, +1 है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो -2 और +2 ये 0 और ये -2 +2 ये वैल्यू 0, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब आपने कहीं गलती की है, तो हम इसको एज अ चेक भी यूज कर सकते हैं। तो x ऑफ n के सारे सैंपल्स का सम क्या दिख रहा है आपको, ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0। y ऑफ n के लिए समेशन 0 है, 1 -1 0 -1 +1 0, मतलब x ऑफ n का हमारा सम 0 था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगर h ऑफ n के सारे सैंपल्स का सम देखते तो वो कुछ भी वैल्यू आती, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6। यहां से देखकर ही हमें समझ में आ गया था कि ये चीज वैलिड होगी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें ये वैल्यू हमेशा देगा, ठीक है। तो एरिया प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग की जो प्रॉपर्टी है कि इनपुट में शिफ्ट कर लें या HN में शिफ्ट कर लें, वही शिफ्टिंग हमारी रिफ्लेक्ट होगी कहां पर, आउटपुट में। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिर से ले रहे हैं, दैट इज आइजन फंक्शन एंड आइजन वैल्यूज। रिसेंट अगर देखेंगे आपने तो इस पर काफी बार क्वेश्चंस अभी रिसेंट टाइम्स में इस पे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर हम किसी LTI सिस्टम के लिए देखें, अगर ये हमारा कोई LTI सिस्टम है जिसके लिए अगर h ऑफ t इम्पल्स रिस्पॉन्स और हम कहें कि ट्रांसफर फंक्शन h ऑफ s, इसमें अगर आप ये इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x ऑफ t, आउटपुट है सिस्टम का अगर y ऑफ t। दो चीजें अगर हम देखें, जैसे अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिक से इतना आपको पता है कि ht का लैप्लास ट्रांसफॉर्म h ऑफ s, बाइलैटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे मिलता है आपको, अगर आप इस h ऑफ t को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, किससे मल्टीप्लाई करके, e टू द पावर माइनस st से अगर मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म h ऑफ s मिलता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखें कि अगर कोई LTI सिस्टम हो और उस LTI सिस्टम में हम किस फॉर्म का इनपुट अप्लाई करें, e टू द पावर s0 t के फॉर्म का कोई भी इनपुट अप्लाई करें, जहां पर ये जो s0 है ये कोई कांस्टेंट वैल्यू अगर होगी, ठीक है, कांस्टेंट है लेकिन जरूरी नहीं है कि रियल हो, ये रियल हो सकती है वैल्यू, कॉम्प्लेक्स हो सकती है, इमेजिनरी कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर हम देखें e टू द पावर s0 t के फॉर्म की अगर हम कोई वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं इनपुट में, तो उसके लिए आप जानते हैं LTI सिस्टम का आउटपुट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू इनपुट x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ t। तो आप क्या वैल्यू लिखते हैं इसके लिए, अगर आप चाहें तो उसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं h ऑफ टाउ x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये रिवर्सल और शिफ्टिंग आप दोनों में से किसी पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो अब आप लिख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी h ऑफ टाउ, इसको हमने एज इट इज रहने दिया h ऑफ टाउ, और x ऑफ t माइनस टाउ। अगर हम देखें तो x ऑफ t अगर हमारा फंक्शन है e टू द पावर s0 t, तो उसके लिए आउटपुट की x ऑफ t माइनस टाउ की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर s0 इंटू t की जगह पर आपने क्या पुट किया, t माइनस टाउ। ये हमारा x ऑफ t है, हमें क्या चाहिए, x ऑफ t माइनस टाउ चाहिए, तो हमने यहाँ पर t को रिप्लेस कर दिया किससे, t माइनस टाउ से रिप्लेस कर दिया, इनटू ये हमारा फंक्शन है डी टाउ, इस इंटीग्रल की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर आप देखें तो हमें इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाउ के रिस्पेक्ट में। यहाँ से एक टर्म क्या आ रही है वैल्यू, e टू द पावर s0 t, और एक टर्म आ रहा है e टू द पावर माइनस s0 टाउ। तो ये जो e टू द पावर s0 t का टर्म आ रहा है ये टाउ से इंडिपेंडेंट है, तो इसको हम अगर इंटीग्रल के बाहर रख लें तो इसको आप लिख सकते हैं e टू द पावर s0 t इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ टाउ e टू द पावर माइनस s0 टाउ डी टाउ। अब अगर आप इसको माने इक्वेशन 1 और इसको माने आप इक्वेशन 2,
अगर ये जो आपको आउटपुट मिल रहा है, ये yt आउटपुट कौन सा आउटपुट है? किसी LTI सिस्टम का आउटपुट किस इनपुट के लिए, जब हमारा इनपुट किस फॉर्म का है, e⁻s0t के फॉर्म का है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इतना ये जो टर्म आपको दिख रहा है, जरूरी नहीं है इन दोनों इक्वेशन को नाम देकर कंपेयर करने की। अगर हम इतने टर्म को देखें, हम क्या ले रहे हैं, h ऑफ, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ h ऑफ t e⁻st dt, ये t आपका डमी वेरिएबल है, इंटीग्रेट आप अगर कर रहे हैं तो t की जगह x लिखें, p लिखें, कुछ भी लिखें, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर h ऑफ टाउ लिखा हुआ है, e⁻st की जगह पर e⁻s0 इंटू फिर से t की जगह टाउ और डी टाउ लिखा है। मतलब अगर आप देखें तो ये जो हमारा फंक्शन, ये जो हमारा इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को हम क्या कह सकते हैं कि ये इंटीग्रल हमें क्या दे रहा है, इस h ऑफ टाउ के ट्रांसफॉर्म h ऑफ s की वैल्यू दे रहा है। कहाँ पर? जब हमने s की वैल्यू क्या पुट कर दी है, यहाँ s होना चाहिए और यहाँ s की जगह हमें क्या दिख रहा है, s0। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो इंटीग्रल है आपका, ये h ऑफ s की वैल्यू दे रहा है एट s इज इक्वल्स टू s0। तो अब अगर आप देखें अपने आउटपुट को तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू व्हाट, ये इसको हमने लिख लिया h ऑफ s एट s इज इक्वल्स टू s0 और इनटू ये वैल्यू जो हमारी है, ये क्या है वैल्यू, e⁻s0 इंटू t। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये जो yt है ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आउटपुट ऑफ LTI सिस्टम फॉर इनपुट x ऑफ t इज इक्वल्स टू e⁻s0t। इस फॉर्म के इनपुट के लिए हम आउटपुट देख रहे हैं, उसको हमने y ऑफ t नाम दिया। तो अब आपने देखा कि ये जो हमारा आउटपुट y ऑफ t आया, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, h ऑफ s ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू जिस सिस्टम से हमने पास किया था उसकी वैल्यू कहाँ पर, एट s इज इक्वल्स टू s0। और ये जो टर्म है आपका, ये टर्म अगर आप देखें तो क्या टर्म है आपका, e⁻s0t, जो आपने क्या अप्लाई किया था, इनपुट में अप्लाई किया था। तो अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर y ऑफ t इज इक्वल्स टू h ऑफ s, इसको हम h ऑफ s0 लिख लेते हैं। h ऑफ s0 का मतलब h ऑफ s की वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू s0, और इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, इनटू x ऑफ t लिख सकते हैं। तो अब आप अगर देखें इस रिलेशन से, तो अगर हम कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं e⁻s0t के फॉर्म का किसी LTI सिस्टम में, तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, उस इनपुट का, उसी इनपुट में बस आपको क्या मल्टीप्लाई करने से मिलेगा, ये जो वैल्यू आपको मिलेगी h ऑफ s की वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू एनी पर्टिकुलर s0, ये वैल्यू हमेशा कोई एक कांस्टेंट होगी। ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा एक कांस्टेंट। तो अभी अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि हमारा आउटपुट किस फॉर्म का है, हम अगर फॉर इनपुट ऑफ द फॉर्म x ऑफ t इज इक्वल्स टू e⁻s0t, जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू k टाइम्स x ऑफ t। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा ये कोई कांस्टेंट है तो किस फॉर्म की चीज है ये, या इसको हम नॉर्मली k की जगह क्या वैल्यू हम नाम दे दें, अगर लैम्डा नाम दे दें तो हम क्या लिख सकते हैं, y ऑफ t हमारा किस फॉर्म का है, एक कांस्टेंट वैल्यू, अगर हमने उसको लैम्डा नाम दे दिया तो लैम्डा इंटू x ऑफ t के फॉर्म का है। x ऑफ t इनपुट अप्लाई करेंगे LTI सिस्टम में तो आउटपुट भी क्या होगा, x ऑफ t का ही कोई स्केलर मल्टीपल होगा। तो इसलिए जब हमारा ये सिस्टम, कोई भी LTI सिस्टम, ये एक रिलेशन जब जिस इनपुट के लिए फॉलो करता है, सभी उन इनपुट्स को, ये जो इनपुट हमारा ऐसा हमने अप्लाई किया, इन इनपुट्स को हम नाम देते हैं उस सिस्टम के लिए आइजेन फंक्शन, और हर आइजेन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो उस कांस्टेंट की वैल्यू होती है जिससे मल्टीप्लाई होकर हमें इनपुट आउटपुट में मिला है, उस कांस्टेंट वैल्यू को आप नाम देते हैं आइजेन वैल्यू। देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट अगर आ रहे हैं तो एक एग्जांपल सिंपल सा ले लेते हैं, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेट हमारे पास एक ये सिस्टम है जिसके लिए हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है, सपोज h ऑफ s की वैल्यू है 1/s+1, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि h ऑफ t जो हमारा गिवन था वो कैसा था, e⁻−t ut, तो उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1/s+1। अब अगर हम इस सिस्टम में क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमने इनपुट में अप्लाई कर दिया e⁻−5t, ठीक है, या हम e⁻5t अप्लाई कर देते हैं। अब इसके लिए अगर पूछा जाए कि इस सिस्टम का आउटपुट y ऑफ t कैसा होगा, तो अगर आप देखें तो ये सिस्टम LTI है, तभी इसमें क्या डिफाइन किया गया है, इंपल्स रिस्पॉन्स और ट्रांसफर फंक्शन। और इनपुट को हमने देखा तो ये इनपुट हमारा किस फॉर्म का है, e⁻s0 इंटू t के फॉर्म का है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो s0 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो अब अगर हमारा ये LTI सिस्टम है तो इसका आउटपुट क्या होगा, इस y ऑफ t इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे h ऑफ s, ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, एट s इज इक्वल्स टू s0, और s0 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है हमारी,
5 इंटू जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट x ऑफ t, मतलब y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफर फंक्शन है हमारा 1/s+1, तो इस 1/s+1 की वैल्यू कहां पर, एट s इज इक्वल्स टू 5, और x ऑफ t इनपुट क्या है हमारा e⁻s0t, दैट इज e⁵t, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, y ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/5+1, s की जगह आपने 5 पुट किया तो वैल्यू क्या मिली 1/6 इंटू e⁵t। तो ये हमारा जो आउटपुट मिला, अब ये आउटपुट हमारा किस फॉर्म का है, ये आउटपुट हमारा इस फॉर्म का है y ऑफ t इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू x ऑफ t, यही हमने इनपुट में अप्लाई किया था, यही टर्म एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो e⁵t है ये क्या हमारे लिए आइजेन सिग्नल या फिर आइजेन फंक्शन है, और ये जो 1/6 आपने लिखा है ये उस आइजेन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या है, इसकी आइजेन वैल्यू है। ठीक है, तो हर एक जो इनपुट में S0 का टर्म आएगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको इस HFS की एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू मिलेगी। देखिए यूनिक तो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, HFS की एक पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलेगी जो क्या होगी, हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को आप नाम देते हैं आइजेन वैल्यू, और जिस इनपुट के लिए हमारा आउटपुट भी इस नेचर को फॉलो करता है उस सभी इनपुट को हम कहते हैं आइजेन फंक्शंस। तो अब अगर इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें, जो आपके वर्कबुक में जो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स का चैप्टर है उसमें 65, 66 और 67 ये 3 क्वेश्चंस आपके वर्कबुक के अगर हम देख लें यहाँ पर, तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 65 में आपको गिवन है कि a causal LTI system with impulse response h of t satisfies the following properties। फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई गई है when the input of the system is, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि अगर हम x of t इनपुट क्या अप्लाई करें e⁻²t, तो उस केस में जो सिस्टम का आउटपुट है वो आउटपुट कैसा है, y of t इज इक्वल्स टू 1/6 e⁻²t है। ठीक है, और सेकंड आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो h of t इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू है वो इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, d/dt ऑफ h of t प्लस 2h of t इज इक्वल्स टू e⁻⁻4t u of t प्लस b इंटू u of t। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको गिवन हैं, तो पूछा गया हमसे कि इम्पल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, हमें दिख रहा है y of t इज इक्वल्स टू ये e⁻²t ही हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं y of t हमारा किस फॉर्म का है, लैम्डा इंटू x of t के फॉर्म का, मतलब ये हमें पता है कि ये वैसे भी e⁻s0 के फॉर्म का इनपुट है, तो ये क्या होगा, आइजेन वैल्यू, आइजेन फंक्शन होगा। तो अब अगर हम देखें, मान लिया हमने कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए अगर हमारे पास सिस्टम फंक्शन है h of s, हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं xt इज इक्वल्स टू e⁻²t, मतलब s0 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो आउटपुट कैसा होगा, y of t इज इक्वल्स टू, अगर आप यहां देखें तो आउटपुट इस h of s की वैल्यू कहां पर, एट s इज इक्वल्स टू 2 इंटू जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं मतलब इंटू 2t के बराबर होता। तो आपने कंपेयर किया गिवन आउटपुट से, तो आउटपुट हमें क्या दिख रहा है, 1/6 इंटू e⁻²t, इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू h of s की वैल्यू एट s इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1/6 है। ये एक चीज पता चल गई आपको इस इंफॉर्मेशन से। अब इस इंफॉर्मेशन से अगर आप देखें, आपके पास इंपल्स रिस्पॉन्स को रिलेट करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अगर आप दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें तो d/dt ऑफ ht का लैप्लास, अगर ht का लैप्लास h of s, तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का लैप्लास s इंटू h of s प्लस 2 इंटू h of s, 2ht का लैप्लास 2h of s इक्वल्स टू ये e⁻⁻8t ut, इसका लैप्लास होता है 1/s प्लस a, पता है आपको 1/s प्लस 4, प्लस b इंटू u of t, तो ut का लैप्लास 1/s, तो वैल्यू क्या हो गई, b/s। अगर आप देखें यहाँ h of s कॉमन करके, तो ये फैक्टर है आपका s प्लस 2, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, s प्लस b इंटू s प्लस 4 अपॉन s इंटू s प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ये हमारी वैल्यू क्या आ गई, s प्लस b इंटू s प्लस 4 अपॉन s इंटू s प्लस 4। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, चलो हमने लिख लिया है, तो ये वैल्यू s प्लस b इंटू s प्लस 4 अपॉन s इंटू s प्लस 4। ठीक है, तो अब अगर हम सिर्फ h of s की वैल्यू देखें, तो सिर्फ h of s की वैल्यू क्या आएगी, ये जो भी वैल्यू है s प्लस b इंटू s प्लस 4 अपॉन s इंटू s प्लस 4, और इसके साथ एक और टर्म क्या आ जाएगा, s प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आप इस जो आपके पास h of s आया,
अगर आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, एच ऑफ टी इंपल्स रिस्पॉन्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन क्या प्रॉब्लम करेगा, ये टर्म बी प्रॉब्लम करेगा। तो अगर आप देखें तो आपको क्या गिवन है कि एच ऑफ एस की वैल्यू अगर हम एस इज इक्वल टू 2 पर देखें तो कितनी मिलनी चाहिए हमें, 1/6। तो अगर हम यहां से देखें एच ऑफ एस एट एस इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 2 + 4 दैट इज 6 इंटू बी। तो 2 + 6b अपॉन एस की जगह आपने 2 पुट किया है, तो 2 × 6 इंटू 2 + 2 दैट इज 4। तो ये जो वैल्यू आ रही है, अब हमें क्या बताया गया है कि ये वैल्यू किसके बराबर है, अभी हमने फाइंड किया 1/6। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 6b अपॉन ये वैल्यू हमारी 12 × 4 दैट इज 48, इट इज इक्वल्स टू 1/6। ये 6 से आपने कैंसिल कर दिया 8 टाइम्स, मतलब 2 + 6b की वैल्यू 8 है, तो 6b इज इक्वल्स टू 6, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू 1। यहां से अगर आपने फाइंड किया तो आपको b की वैल्यू मिल गई 1। अब अगर आप यहां पर आए, अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करें हम, b की वैल्यू अगर आपने 1 पुट कर दी तो ये टर्म क्या बन गया, देयरफॉर h ऑफ s की वैल्यू क्या मिल गई आपको, s प्लस ये b की वैल्यू 1 है, तो s प्लस s प्लस 4, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 2s प्लस 4 अपॉन यहाँ पर वैल्यू आपकी, या इसको आप देखिए और कॉमन लेकर क्या लिख सकते थे आप, 2s प्लस 4 को अगर आप 2 कॉमन कर लेते तो क्या लिख सकते थे, s प्लस 2 अपॉन s इंटू s प्लस 4 इंटू s प्लस 2। तो अब ये s प्लस 2 का फैक्टर कैंसल्ड और आपकी वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन s इंटू s प्लस 4। आपने इसको अगर पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लिया तो h ऑफ s की आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 आपका कांस्टेंट, 1 अपॉन b माइनस a दैट इज 1/4 इंटू 1/s माइनस 1 अपॉन s प्लस 4। ऐसे ही आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप इसका इन्वर्स ले सकते हैं, इसका इन्वर्स क्या होगा, 2/4 दैट इज 1/2, हम इसका इन्वर्स ले रहे हैं h ऑफ t, तो ये फंक्शन हमारी 1/4 इंटू 1/s का इन्वर्स 1 मतलब u ऑफ t, हम उसको बाहर लिख लेते हैं, और इसके लिए ट्रांसफॉर्म इन्वर्स -e⁻⁻⁻40 u ऑफ t। मतलब अगर आप देखें तो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है 1/2 इंटू 1 -e⁻⁻40 u ऑफ t, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या यूज किया, आइजन वैल्यू का कॉन्सेप्ट, कि आइजन वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू हमें दिख रही है ये चीज हमारे लिए आइजन वैल्यू है, क्योंकि आउटपुट हमें इसी के साथ इनपुट को मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है। तो इसका मतलब S0 की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर दें इस h ऑफ s में, तो इस h ऑफ s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/6 होनी चाहिए। तो हमने h ऑफ s यहाँ से पहले फाइंड किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन में लैप्लास लेकर, फिर हमने उसकी वैल्यू 2 पर इवैल्यूएट की, उससे b फाइंड किया, और फिर हमने इसका इन्वर्स लेकर h ऑफ t फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में 66 नंबर आपको बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 66। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाएंगे तो फिर आगे के क्वेश्चंस आपसे जो भी आएंगे एग्जाम में बिल्कुल आप कर सकते हैं। द आउटपुट ऑफ अ कंटिन्यूअस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज डिनोटेड बाय t इंटू एक्स। देखिए ये सभी चीजें जो आप जानते हैं उन्हीं को वर्डिंग्स में लिख दिया आपने। t ऑपरेटर देखा है कि अगर हमारा सिस्टम जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है इनपुट पर, उसको अगर हम t ऑपरेटर से डिफाइन कर देते हैं, तो वही चीज यहाँ गिवन है कि आउटपुट हमारा जो है वो किससे डिनोटेड है, t ऑपरेटर ऑन x ऑफ t। ठीक है, वेयर x ऑफ t इज इनपुट सिग्नल, अ सिग्नल x ऑफ t इज, यहाँ पर फिर से डिफाइन कर दिया गया कि अ सिग्नल x ऑफ t इज कॉल्ड एज आइजन सिग्नल ऑफ द सिस्टम t, जब ये सिग्नल हमारा किस रिलेशन को फॉलो करता है, रिस्पॉन्स अगर हमारा z ऑफ t के लिए कैसा हो, एक कांस्टेंट से z ऑफ t के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो, जैसा अभी हमने लिखा लैम्डा इंटू x ऑफ t, उसी फॉर्म की चीज गिवन है। तो उसके बाद ये भी बता दिया गया कि जो ये गामा यूज कर रहे हैं, ये गामा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, आइजन वैल्यू ऑफ t कहते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि ये गामा जो है, ये जिसको हम लैम्डा ले रहे हैं यहाँ पर, ये रियल हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपसे बोला गया है, सपोज द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम t इज रियल एंड इवन। अब यहाँ पर जो कीवर्ड आपको दिया गया है कि जो इंपल्स रिस्पॉन्स है, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये आपको बताया गया ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम में अगर हम इनपुट अप्लाई करते हैं z ऑफ t, तो इसके आउटपुट को हम क्या कहते हैं, इट इज t ऑफ x ऑफ t, मतलब रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट x ऑफ t। ठीक है, और अगर हमारे इस सिस्टम के लिए हमारा आउटपुट हमें ऐसा मिले कि yt दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम फॉर x ऑफ t इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट इनटू x ऑफ t, जिस कांस्टेंट को गामा बताया गया, तो बोला गया है कि फिर हम क्या कहेंगे
कि ये जो हमारा z ऑफ t सिग्नल है, अगर z ऑफ t के लिए हमारा रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है तो हम कहेंगे कि z ऑफ t हमारा क्या है, आइजन सिग्नल या आइजन फंक्शन है, और इस गामा को कहेंगे हम क्या है, हमारा ये आइजन वैल्यू है। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है ये कैसा है हमारा, इसके लिए बताया गया आपको कि इट इज रियल एंड इवन। इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा है, रियल एंड इवन। ये दो कंडीशंस गिवन है आपको। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, cos t इज एन आइजन वैल्यू बट sin t इज नॉट। मतलब आपको चार ऑप्शंस गिवन हैं कि अगर ये सिस्टम कोई इन प्रॉपर्टीज को जो फुलफिल कर रहा है उसके लिए cos t और sin t में से कौन से आइजन वैल्यू होंगे, कौन से आइजन फंक्शन उसके लिए नहीं होगा, और होगा तो दोनों सेम आइजन वैल्यू के साथ होंगे आइजन फंक्शंस या डिफरेंट आइजन वैल्यू के साथ होंगे। तो अगर आप यहां देखें, अगर आपने लिखा कि h ऑफ t रियल है, h ऑफ t रियल कब होता है, या फिर आप ऐसे देखें कि अगर h ऑफ t रियल एंड इवन है तो आपको पता है कि अगर हम रियल और इवन का ट्रांसफॉर्म देखते हैं तो वो ट्रांसफॉर्म की वैल्यू भी रियल एंड इवन आती है। आप आगे पढ़ेंगे जब आप फूरियर सीरीज या फूरियर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो वहां पर सिमेट्री प्रॉपर्टीज में हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर हम h ऑफ s देखें तो h ऑफ s भी क्या होगा, रियल एंड इवन ही होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर हमने कहा कि एच टी हमारा रियल है तो रियल तब होगा जब एच कॉन्जुगेट ऑफ टी किसके बराबर होगा, एच ऑफ टी। कोई चीज़ अगर रियल है तो उस पर कॉन्जुगेट ऑपरेशन परफॉर्म करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये रिलेशन फॉलो करेगा एच टी तभी हम कहेंगे रियल है। तो गिवन है अगर रियल है इसका मतलब ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, और गिवन है कि इवन भी है मतलब एच ऑफ माइनस टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच टी के बराबर होगी। अब अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लिखते हैं जैसे एच ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू अगर एच ऑफ टी है तो एच टी का लैपलास एच ऑफ एस, एच ऑफ माइनस टी का लैपलास एच ऑफ माइनस एस। तो फिर से आप अगर देखें तो ट्रांसफॉर्म भी हमारा किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एच ऑफ माइनस एस इज इक्वल्स टू एच ऑफ एस। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि एच ऑफ एस भी कैसा है हमारा, इवन है। ऐसे ही अगर यहां पर आप देखते एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, अगर एक्स टी का लैपलास एक्स ऑफ एस तो आप लिखते हैं इसका जो लैपलास आएगा वो एच कॉन्जुगेट ऑफ एस कॉन्जुगेट के बराबर होगा, एच कॉन्जुगेट ऑफ एस कॉन्जुगेट। और ये वैल्यू अगर आप देखें तो एच टी का लैपलास क्या होगा, एच ऑफ एस। तो मतलब एच ऑफ एस हमारा इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा होगा। तो आप देखेंगे आगे सिमेट्री प्रॉपर्टीज ये पढ़ेंगे आप कि रियल प्लस इवन का जो ट्रांसफॉर्म होता है वो वैल्यू भी क्या होती है, रियल प्लस इवन ही होती है। ठीक है, तो अगर एच टी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है इसका मतलब एच ऑफ एस भी इस रिलेशन को फॉलो करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम s की जगह क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, हमेशा h ऑफ s और h ऑफ माइनस एस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपने पहली चीज ये देख ली। अब अगर हम देखें, हम मान लीजिए कि ये हमारे पास सिस्टम है, इस सिस्टम में हम क्या इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम पहले देखें कि cos t हमारे लिए आइजन फंक्शन है या नहीं है, तो अगर आपने लिखा x ऑफ t इज इक्वल्स टू cos ऑफ t, cos t को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/2 e टू द पावर जे टी प्लस या cos ओमेगा टी आपके पास है। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ cos t के लिए देखें, हम इन जनरल डिफाइन करने के लिए इस क्वेश्चन को लेकर ही हमें नहीं चलना, तो हम इन जनरल डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हम cos ओमेगा नॉट टी के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, अगर हमने क्या ज्यूम कर लिया और इनपुट क्या हमारा cos ओमेगा नॉट टी, इस प्रॉब्लम में ओमेगा नॉट की वैल्यू बस हमें कितनी ले लेनी होगी, 1, क्योंकि हमें सिर्फ cos t के लिए पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम cos ओमेगा नॉट टी को रिप्रेजेंट करते तो क्या वैल्यू होती, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2, ऐसी वैल्यू होती है हमारी। अब अगर हम देखें तो ये जो दो इनपुट्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये एलटीआई सिस्टम है, तभी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, मतलब तभी हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स गिवन है इसके लिए। तो एलटीआई सिस्टम में अगर आप दो पार्ट्स को सम करके इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को भी हम दो पार्ट्स में फाइंड कर सकते हैं, वाई टी आउटपुट को। अब इसमें इनपुट्स अगर आप देखें तो ये जो पहला पार्ट आपने अप्लाई किया 1/2 e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, ये जो जे ओमेगा नॉट है अगर आप देखें तो इसको क्या कह सकते हैं, ये हमने क्या अप्लाई किया, e टू द पावर s नॉट इंटू टी अप्लाई किया। यहां पर s नॉट की वैल्यू कितनी है, जे ओमेगा नॉट है। ऐसे ही यहां अगर आप देखें इसको 1/2 e टू द पावर अगर आप लिखें माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू टी, मतलब अगर आप यहां देखें तो इस इनपुट के लिए s नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस जे ओमेगा नॉट है। ये चीज समझ रहे हैं आप, दोनों इनपुट्स हमारे e टू द पावर s नॉट टी के फॉर्म के इनपुट्स हैं। इस इनपुट के लिए हमारे s नॉट की वैल्यू प्लस जे ओमेगा नॉट और इस इनपुट के लिए हमारे s नॉट की वैल्यू माइनस जे ओमेगा नॉट। तो जब भी आप ऐसे इनपुट्स अप्लाई करते हैं तो इनका आउटपुट भी किस फॉर्म में आता है, जो इस सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू होगी। सपोज हमने इसको लिख दिया h ऑफ s, तो इस इनपुट के लिए अगर हम देखें आउटपुट, तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी,
एक कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच ऑफ एस की वैल्यू कहां पर, एस नॉट पर। जो पहला एस नॉट क्या है आपका, इस इनपुट को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो एस नॉट की वैल्यू क्या है, जे ओमेगा, इनटू जो भी हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था, और इनपुट आपने क्या अप्लाई किया है, 1/2 e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ऐसे ही इस इनपुट के लिए अगर आउटपुट देखेंगे तो अब हमारा ये जो इसके लिए आइजन वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस एस नॉट की वैल्यू पर इस एच ऑफ एस की वैल्यू, मतलब आप लिखेंगे प्लस एच ऑफ एस की वैल्यू कहां पर, एट एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा नॉट, एस इज इक्वल्स टू, एक्चुअली हमें लिखना चाहिए कि हम एस की जगह क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं, एस नॉट, और उस एस नॉट की वैल्यू कितनी है, एस इज इक्वल्स टू एस नॉट इज इक्वल्स टू जे ओमेगा नॉट, और यहां पर एस इज इक्वल्स टू एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा नॉट, इनटू इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल क्या था, 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। इस इनपुट के लिए हम देख रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये जो चीज हमें मिल रही है, हम क्या कह सकते हैं, आउटपुट हमें क्या मिला, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, अगर हम इसको जे ओमेगा नॉट नाम दे रहे हैं, इनटू 1/2 e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी। ये चीज हमारे लिए क्या थी, इनपुट थी। यहां से क्या वैल्यू मिल रही है, एच ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू 1/2 e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। अब अभी हमने क्या लिखा कि अगर हमारा इंपल्स रिस्पॉन्स रियल और इवन है तो ट्रांसफॉर्म भी रियल और इवन है, और ट्रांसफॉर्म अगर रियल और इवन है तो क्या है, एच ऑफ माइनस एस हमेशा एच ऑफ एस के बराबर होगा। इस एस की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, जैसे हमने एक जगह एस की वैल्यू पुट की है प्लस जे ओमेगा नॉट, और एक जगह हमने वैल्यू पुट की है माइनस जे ओमेगा नॉट, तो ये जो जे ओमेगा नॉट है एस की वैल्यू या कुछ भी है, तो एच ऑफ माइनस एस हमारा किसके बराबर होगा, एच ऑफ एस के बराबर होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को आप क्या मान सकते हैं, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट, माइनस साइन को आप हटा सकते हैं इसमें से भी। तो अब अगर ये टर्म आप देखें तो आप कॉमन बाहर कर सकते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, अगर आपने एच ऑफ जे ओमेगा नॉट बाहर कर लिया तो आपके पास क्या वैल्यू है, यहां से 1/2 e टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट लिख लेते हैं हम, अगर e टू द पावर जे ओमेगा नॉट बाई 2 प्लस e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये किसकी वैल्यू है, इसको क्या कह सकते हैं हम, कॉस ओमेगा नॉट टी। तो मतलब आप क्या देख रहे हैं, आउटपुट जो हमें मिला वो कैसा मिला, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी। किस इनपुट के लिए, इस ओवरऑल इनपुट कॉस ओमेगा नॉट टी के लिए। तो क्या देख रहे हैं हम, इनपुट आउटपुट वाई टी इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट इंटू इनपुट, इनपुट के बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा एच ऑफ जे ओमेगा नॉट हमने लिखा है, ये हमारा क्या है, आइजन वैल्यू है, किसके करस्पॉन्डिंग, इस आइजन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस ओमेगा नॉट आइजन फंक्शन होगा विथ आइजन वैल्यू एच ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, ये अब अगर ऐसे ही हम किसके लिए एनालाइज कर लें, अगर हम अब यही देखना चाहते हैं कि अगर हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं साइन ओमेगा नॉट टी, अगर आपने ये इनपुट क्या अप्लाई किया, एक्स टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट टी, तो इसके लिए अगर हम देखें, इसको हम फिर से क्या लिख सकते थे, एक्स ऑफ टी को 1/2j e टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट टी एंड माइनस 1/2j e टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। इसके लिए अगर फिर से हमने कहा कि ये हमारा सिस्टम फंक्शन एच ऑफ एस है, तो इन दोनों इंडिविजुअल इनपुट्स के लिए आउटपुट्स भी हमें किस फॉर्म में मिलेंगे, इसके लिए आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, इस एच ऑफ एस की वैल्यू कहां पर, एस इज इक्वल्स टू प्लस जे ओमेगा नॉट इंटू जो हमने इनपुट अप्लाई किया दैट इज 1/2j इंटू ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट टी। इस इनपुट के लिए हमने आउटपुट लिखा। ऐसे ही इस सेकंड पार्ट के लिए इनपुट की वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, बीच में आपने साइन दिया माइनस एच ऑफ एस की वैल्यू एट एस इज इक्वल्स टू माइनस जे ओमेगा नॉट इंटू 1/2j इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब अगर आप देखें तो फिर से अगर आपने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी तो ये टर्म आपका बना एच ऑफ जे ओमेगा नॉट इंटू 1/2j ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट माइनस ये टर्म है आपका एच ऑफ माइनस जे ओमेगा नॉट 1/2j ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो अब अगर आप देखें फिर से आपने लिख लिया है कि एच ऑफ एस एच ऑफ माइनस एस दोनों इक्वल होंगे, तो यहां पर ये एच ऑफ जे ओमेगा और एच ऑफ माइनस जे ओमेगा ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। तो इसको अगर आप कॉमन कर लें तो एच ऑफ जे ओमेगा नॉट हमने कॉमन कर लिया और हमारे पास वैल्यू मिली हमें ई टू द पावर प्लस जे ओमेगा नॉट टी माइनस ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाई 2j। तो अब अगर देखें हम तो हम इसको लिख सकते हैं अब कि जो हमें आउटपुट वाई टी मिल रहा है वो कैसा है, एच ऑफ जे ओमेगा नॉट इंटू साइन ओमेगा नॉट टी, ये हमारा फंक्शन साइन ओमेगा नॉट टी। तो फिर से अगर आप देखें तो आउटपुट हमें किस फॉर्म में मिल रहे हैं,
यही चीज हमने इनपुट में अप्लाई की थी। ये क्या था हमारा इनपुट था x ऑफ टी हमने इनपुट अप्लाई किया था, और ये चीज जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर मिल रही है हम उसको कह सकते हैं क्या हमारा वो लैम्डा है। तो फिर से क्या दिख रहा है हमें, साइन ओमेगा नॉट टी भी हम कह सकते हैं कि अगर सिस्टम कैसा हमारा रियल एंड इवन सिस्टम है तो उस सिस्टम के लिए साइन ओमेगा नॉट भी क्या होगा, एक आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए आउटपुट हमारा इस साइन ओमेगा नॉट टी में ही कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको गिवन था उसमें ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 थी, तो अब दोनों के केस में क्या देखा आपने, अब आपके पास कंक्लूजन क्या आया कि कॉस ओमेगा नॉट टी भी एक आइजन फंक्शन है और साइन ओमेगा नॉट टी भी एक आइजन फंक्शन है, और दोनों की करस्पॉन्डिंग जो आइजन वैल्यू है वो क्या है, इसके लिए आइजन वैल्यू ये भी आप लिख रहे हैं जे ओमेगा नॉट, और इसके लिए भी आप देख रहे हैं आइजन वैल्यू कितनी है, सेम वैल्यू जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा नॉट। मतलब आप कहेंगे कि कॉस और साइन दोनों ही रियल एंड इवन जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स है ऐसे सिस्टम के लिए आइजन फंक्शंस हैं, और दोनों कैसे आइजन फंक्शंस हैं जिनकी आइडेंटिकल आइजन वैल्यूज हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो ऑप्शन जो आपका है डी ऑप्शन, कॉस टी एंड साइन टी आर बोथ आइजन सिग्नल्स विद आइडेंटिकल आइजन वैल्यूज, ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। यहां पर आइजन वैल्यू क्या है दोनों की, ओमेगा नॉट 1 पुट कर दीजिए तो एच ऑफ प्लस जे, और यहां भी एच ऑफ जे, ये हमारी आइजन वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर जो 67 है, इसमें बोला गया आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन में, अभी जो हमने स्टेटमेंट दिया कि साइन ओमेगा नॉट टी या फिर कॉस ओमेगा नॉट टी ये हमारे आइजन फंक्शंस हैं। आइजन फंक्शन आर आइजन फंक्शंस, बट किस केस में, ओनली इफ हमारा क्या ये कंडीशन जब ये हमारी सेटिस्फाई हो रही थी, एच ऑफ एस और एच ऑफ माइनस एस जब हमारे इक्वल थे, उसी केस में हमें साइन ओमेगा नॉट टी और कॉस ओमेगा नॉट टी ये आइजन फंक्शंस मिलेंगे। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है e टू द पावर एस नॉट टी, e टू द पावर एस नॉट टी सिर्फ इतना पार्ट अगर होता या सिर्फ इतना पार्ट अगर होता तो ये इतनी चीज डेफिनेटली हर केस में ये चीज क्या हमारे लिए ये आइजन फंक्शन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 67, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइजन फंक्शन ऑफ द क्लास ऑफ ऑल कंटिन्यूअस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक है, अब जब ऑल वर्ड लिख दिया गया तो जैसे आप अगर देखें e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी इंटू यू ऑफ टी, हमने कहीं भी u ऑफ टी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, मतलब ऑप्शन ए तो है नहीं हमारा, ऑप्शन बी और डी आप देख रहे हैं कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी के ऑप्शंस हैं, ये दोनों ही हैं हमारे आइजन फंक्शंस, लेकिन किसके लिए हैं, ओनली इफ एच ऑफ एस इक्वल्स टू एच ऑफ माइनस एस, और यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया, फॉर ऑल क्लास ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम्स। तो इसलिए कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट भी आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जो सी ऑप्शन हमने लिखा है ये हम देख चुके हैं कि e टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी ये फंक्शन हर सिस्टम के लिए जो LTI है, हर कंटिन्यूअस टाइम LTI सिस्टम के लिए क्या होगा, एक आइजन फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इसलिए ऑप्शन आपका 67 के लिए सी करेक्ट।